ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। मंगल को पहला रोज़ा होगा। हर साल की तरह इस दफ़ा भी हमने देखा कि रवायती एक अफरा तफरी शुरू हो जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायतें, महंगाई की, और उसके साथ जो पूरा एक पैनिक मचता है। इस मरतबा भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं चाँद की, लेकिन इस दफ़ा हम भी दे रहे हैं यार, हमें भी देना। लेकिन इस दफ़ा जो गज़ा की सूरत हाल है वो छाई हुई है इस पूरे मामले पर कि दुनिया भर में हम जो पिछले 5 महीने से देख रहे हैं जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, ये एक बहुत ही दुख वाली बात है। और एक ऐसे मौके पर वहाँ से भी जो ख़बरें आ रही हैं कि वो किन हालात में इसमें आगे बढ़ेंगे, इस पर हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। वैसे गज़ा के फ़लस्तीनियों ने भी पूरे आलम इस्लाम को रमज़ान शुरू होने की मुबारकबाद दी है और हम भी दे रहे हैं जी। इसके अलावा हम बात करेंगे सहाफ़ी असद तूर की। आज सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग हुई है, हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़िक्र एक हमारे मुल्क में जो नया सेटअप अब तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आइनी ओहदों की जो बंदरबांट होनी थी वो भी पूरी हो गई है। आज 19 रुकनी काबीना ने हलफ लिया है। काफ़ी सारे उसमें पुराने चेहरे हैं, कुछ निगरां हुकूमत के लोग भी उसमें आ गए हैं। दो डिपार्टमेंट्स पे सबसे ज़्यादा तजस्सुस है और इंटरेस्ट है, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री। बोसर साहब और भी नाम बता दें। बहुत मज़ेदार काबीना। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि मेरे जो सबसे पसंदीदा शख्सियत हैं यानी इसहाक डार साहब जनाब, उन्होंने पिछली हुकूमत में, बल्कि उससे भी पहले जब भी हुकूमत में आए, उन्होंने ख़जाने को जहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और क्या मईशत को मजबूत किया। तो उनकी उन खिदमात के एतराफ़ के तौर पे बहुत अरसे से उनकी ख्वाहिश थी कि कोई और इसी लेवल का ओहदा मिले, तो उन्हें वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया है और अब पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुक़ात महफूज हाथों में हैं। मैं आपको यकीन दे रहा हूँ इसहाक डार की वजह से। अच्छा, सबकी नज़रें लगी हुई थी कि ख़जाने का क्या होगा, इसलिए कि पाकिस्तानी मईशत सबसे बड़ा सवाल है। तो एक टेक्नोक्रेट की खिदमात हासिल की गई हैं। आपको पता होगा कि माजी में शौकत अजीज़ साहब बैंकर थे जी, परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी खिदमात हासिल की। वो भी इंपोर्ट किए गए थे उस टाइम पे, बाहर से लाए गए थे। गोया शौकत तरीन हैं तो पाकिस्तानी। शौकत तरीन साहब जो हैं उनको भी पीपल्स पार्टी ने भी उनकी खिदमात ली, PTI वालों की हुकूमत ने भी ली। अब जो है ये जो नई हुकूमत आई है था कि इसने हबीब बैंक लिमिटेड के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव तवील अरसे से रहे मोहम्मद औरंगज़ेब, उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया है जो कि एक मरकज़ी पोर्टफोलियो है। अच्छा, इसमें यह है कि दाखिला उसके बाद होता है कि जी वज़ीर दाखिला कौन होगा, डंडा किसके हाथ में होगा। हाँ, सोटा डंडा तो हमारा ही है। तो उसके लिए तवक्को ज़ाहिर कर रहे थे वैसे भी लोग कि साबिक़ जो निगरां वज़ीर आला पंजाब और PCB के चेयरमैन मौजूदा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको दाखिला का कलमदान दिया गया है। ज़ाहिर है कि ये नाम PTI को पसंद नहीं आएगा। अच्छा, और सबसे ज़्यादा जो कैबिनेट में बातें हो रही हैं इस वक्त, मतलब सोशल मीडिया पे जिनके नाम डिस्कस हो रहे हैं उसमें मोहसिन नकवी जो है वो सर फहरिस्त हैं। उसकी वजह यह है कि ये हर एक से इनका ताल्लुक है और सेटिंग है। सेटिंग का लफ्ज़ हल्का होगा। अब जैसे इनके ये जो हैं SSP, मरहूम SSP हैं अशरफ मार्थ, उनके दामाद हैं। उनकी अहलिया चौधरी परवेज़ इलाही की भांजी हैं। और जब जरदारी साहब, जब ये निगरां वज़ीर आला बने तो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं आज भी इसे अपना बेटा समझता हूँ। अच्छा, जबकि पंजाब के जो अपोजिशन लीडर थे हमज़ा शहबाज, जिनका नाम बहुत कम आजकल सुना जा रहा है, उनकी जानिब से निगरां वज़ीर आला के तौर पे जो 2 नाम भेजे गए थे उनमें एक मोहसिन नकवी का नाम भी था। शहबाज शरीफ भी इनके फ़ैन हैं। उन्होंने कहा जी शहबाज स्पीड तो मैंने देखा था लेकिन अब मोहसिन स्पीड है, यानी ये बहुत बड़ा एफिशिएंटली काम। अच्छा, इसके अलावा जो नए नाम आए हैं उसमें अल्लाह आपका भला करे आहत चीमा साहब, जो कि जब भी चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ तो उनका दाएं बाजू के तौर पे उनका ये चलता फिरता सेक्रेटेरिएट है। हाँ, वो एक मिसाली ब्यूरोक्रेट हैं। इसके अलावा जनाब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ये वो। तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हैं अलीम खान, उनको ये कलमदान मिला है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न अहद चीमा को
जी इस्टेब्लिश अभी IPP वाले जो हैं अलीम खान उनका नहीं मिला, उनका अभी अच्छा आहद चीमा को मिल गया, सॉरी हाँ अलीम खान को प्राइवेटाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गुड, अभी अलीम खान को प्राइवेटाइजेशन मिली है। अच्छा जो सबसे कांटेदार कुर्सी होती है वो आपको पता है वज़ीर इत्तलात की होती है, जी, तो वो जो है अताउल्लाह तारड़ साहब उस पर बिठाए गए हैं। ख्वाजा आसिफ हमेशा से वज़ीर दिफा और कभी पानी और बिजली होते हैं, तो इस दफ़ा भी वो वज़ीर दिफा हैं। और आप जो नए चेहरे आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइमर्स में अलीम खान तो हैं ही, आहद चीमा तो हैं ही, मोहसिन नकवी तो हैं ही, जाम कमाल जो साबिक़ वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के वो भी हैं वफाकी काबीना में, कैसर अहमद शेख जो चिन्योट के हैं मैंने नून के, उनको भी लिया गया है और ये सब पहली बार वफाकी काबीना का हिस्सा बने हैं। हमारे दोस्त हैं पिंडी में, वो इन लोगों में से काफ़ी को ज़ाती तौर पे जानते आए हैं, थोड़ा उनसे भी लेते हैं मालूमात। आमिर गौरी साहब एडिटर हैं द न्यूज़ के, इस वक्त रावलपिंडी से कर रहे हैं प्रोग्राम में। आमिर, ये जो सरसरी इंट्रोडक्शन है ये तो लोग जानते भी हैं, हमने भी कुछ बता दिया, लेकिन ये जो दो शख्सियात हैं जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, पहले अगर हम बात कर लें मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब की, कि मेरा ख्याल है ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वो काफ़ी मुतनाज़ा हैं और 9 मई के बाद के जो कि वाक़यात रहे हैं पंजाब में, जो पुलिस का रोल रहा, उन पर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। और जैसे अभी वसत भी कह रहे थे, लेकिन उनको ओन काफ़ी लोग करते हैं, कई हल्के उनको ओन करते हैं, तो ज़रा उनके बारे में बताएं, आपको क्या मालूमात है, आप काफ़ी अरसे से उनको जानते हैं। एक तो शाहज़ेब आपको और वसत को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और आपको देखने वालों को, और जिस तरह आपने पहले उनको रमज़ान की मुबारक तो दे ही दी है। मैं पहली दफ़ा जो है मोहसिन नकवी से उस वक्त मिला था तकरीबन 1997 में। उस वक्त ये जब पढ़ के आए थे तो ये CNN के प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते थे लाहौर में। तो जब कभी कोई ऐसी खबर होती थी जिसको वो समझते थे कि अमरीकी नेटवर्क पे चलना चाहिए, तो फिर ये लाहौर के अंदर जो बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और जो दूसरे अहम लोग हैं उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज़ करके, तो ही वाज अ फेवरेट यू नो अमंगस्ट पाकिस्तान के उस वक्त के जो एडिटर्स थे और बाकी सीनियर जर्नलिस्ट और साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस। और उसके बाद से इनका हमने जो राइज है वो इसी तरह देखा जिसकी तरफ वसत ने भी इशारा किया था कि पहला राइज जो है वो उस वक्त हुआ जब इनकी शादी हुई थी अशरफ मारत की बेटी से, और वो बड़ी हैरान कुन थी कि मोहसिन नकवी जो कि एक असनाश्री उनका बैकग्राउंड है, उनकी गुजरात के चौधरी ख़ानदान के अंदर शादी होना, लेकिन फिर उसी तरह इस तरह आपने कहा कि वो सारों के फेवरेट रहे हैं। जब उन्होंने अपना टेलीविज़न निकाला और उसका फिर वो लाहौर बेस्ड टेलीविज़न था, उसके बाद एक नेशनल टेलीविज़न भी निकाला, तो बहुत अरसे से वो पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर ही इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। लेकिन जरदारी साहब के साथ कुर्बत, उसके बाद शरीफ ख़ानदान के साथ जो कुर्बत, और उसके बाद रिसेंटली जिस वक्त उनकी जो खबर है, ये तस्वीरें छपी थी पहली दफ़ा जब वो पहली दफ़ा देखे गए थे जनरल आसिम मुनीर के साथ खाना काबा से बाहर आते हुए, वो उस वक्त वहाँ उनके साथ गए हुए थे, और उसके बाद से सारे लोग जो थे वो क़यास आराई कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी मतलब उनका जो राइज है, यानी 3-4 पोजीशन से, पहले तो उनकी सिलेक्शन इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे, और फिर जैसे अभी ख़त्म हो रहा था तो हमने समझा शायद वो नजम सेठी साहब के नक्शे कदम पे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, और उसके बाद फिर ये बातचीत कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा। और पहले लोगों का ख्याल था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये शायद क़यास आराई है, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन के करीब हैं, उन्हें पता था कि ये बातचीत जो उड़ाई नहीं जा रही, ये फैसला हो चुका है कि उनको जो है वो होम मिनिस्टर के तौर पर लाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है शाहज़ेब, जिस तरह कि इनका कोई तजर्बा नहीं है पहले इस फील्ड का या इस लेवल पे पॉलिटिक्स का, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अच्छा, मैं यहाँ आमिर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तजर्बा तो इनका खैर चीफ मिनिस्टर का भी नहीं था, लेकिन इनके बारे में अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें अगर हैं तो अच्छी बातें भी हैं स्पीड वगैरह के लिहाज से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इनका बतौर वज़ीर दाखिला तकर्रुर ये क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, एक तो मैसेज ये है कि चूंकि मुस्लिम लीग ये गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी अपनी बहुत ही टूटी हुई टीम के साथ, उसके जो बहुत देर से मतलब नुमाया पॉलिटिशियन थे वो इस इलेक्शन में बुरी तरह हारे हैं, और उन्होंने वो होल्ड किया हुआ था पोर्टफोलियो। सारे लोगों का ख्याल ये था कि जब राना सनाउल्लाह हार गए थे इलेक्शन, तो शायद शहबाज शरीफ जो हैं
जो चूंकि उन्होंने 2 सीटें जीती हैं तो अपनी एक खाली सीट जो छूटेगी उनसे वो छोड़ेंगे कसूर की, वहाँ पे राना सनाउल्लाह को जितवा के और होम मिनिस्टर के तौर पे लाएंगे। वो चीज़ होती नज़र नहीं आई। और आज जिस तरह दूसरी खबर ये चल रही थी कि दोनों ने यानी ख्वाजा साद रफ़ीक ने और राना सनाउल्लाह दोनों ने इनकार कर दिया है कि हम किसी किस्म की गवर्नमेंट की पोजीशन हासिल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। तो वो दराड़ की जो है मुस्लिम लीग की हायर लेवल पे वो उसको शो करती है। उसके साथ साथ आपने देखा कि खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो नहीं जीत सके, ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं जीते, जावेद लतीफ़ भी नहीं जीते, मोहसिन राजा भी नहीं जीते। तो बहुत से लोग जो टेलीविजन पे नजर आते थे ना बड़े वोकल मुस्लिम लीगी, वो अब नहीं है। तो अब उनकी जगह जो जगह भरने वाली बात है, देखें मोहसिन जो है जिस तरह आपने बिल्कुल कहा उनके बारे में बहुत अच्छी बातें हैं, मैं गलत बात वैसे भी नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी जो हैं उनका तजर्बा तो इन सारी किसी चीज़ का भी नहीं था, लेकिन बहरहाल वो एक कॉम्पिटेंट आप समझिए बिजनेसमैन के तौर पे तो उनको जाना जाता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या उन्होंने ऑफिशियली अब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, ठीक है ना, इस वजह से कि वो तो जरदारी साहब के बड़े करीब जाते थे। ये अगले 1-2 दिन में जाहिर है ये भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं चूँकि जल्दी है मुझे, तो ये जो मोहम्मद औरंगज़ेब खान हैं जाने माने टेक्नोक्रेट हैं, HBL के चीफ एग्जीक्यूटिव, इनको इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, क्या आप इसे दुरुस्त फैसला समझते हैं कि इन्हें वजारत ख़जाना जैसी अहम तरीन वजारत दे दी गई है? और दूसरा ये रिकमेंडेशन कहाँ से कहाँ से हुई? ये देखें, ये जो बैंकर्स की रिकमेंडेशन है ना, ये मेरा ख्याल है ये सारी की सारी वहीं से आती हैं जहाँ से बाकी रिकमेंडेशन आती हैं। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में बहुत अरसे से पता नहीं क्यों बैंकर्स को समझा जाता है कि वो इकोनॉमी संभाल सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रह गई है IMF के साथ बातचीत, और जो पैकेजेस हैं उनकी पाकिस्तान के लिए कोई उसमें से अगर बेहतर सूरत निकल आए। इनका देखें ना, इनका सारा करियर जो है वो बैंकों का करियर है। बैंकर जो है वो इकोनॉमिस्ट कैसे हो सकते हैं, मैं आज तक परेशान हुआ। शौकत अजीज का नाम लिया, शौकत तरीन का, लेकिन अगर आप दूसरे देखें इशरत साहब जो थे और फिर शमशाद अख्तर, ये भी इनकी भी बैकग्राउंड बैंकिंग की है, ठीक है ना। और इस तरह से पाकिस्तान की माशाल्लाह जो मईशत है वो देखें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, ठीक है ना। और अगर ये इतने कॉम्पिटेंट लोग हों, ठीक है, तो फिर तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसको अब तक पहिए लग जाने चाहिए थे। अब मुझे लगता है इस वक्त क्योंकि ये लोग जो हैं इंटरनेशनल बैंकों में रहते हैं, और चूंकि ABN AMRO में भी रहे और दूसरे बैंकों में भी, तो इन मसला सिर्फ ये है कि बहुत सारे जो ताल्लुकात हैं आप उनके 20, 30, 25 साल के अंदर वो इंटरनेशनल बैंकर्स के साथ होते हैं, और फिर उसी तरह के लोग जो हैं वो आपको IMF में नज़र आते हैं, वर्ल्ड बैंक में नज़र आते हैं। मैं एक पाकिस्तानी एक और बैंकर का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे याद है कि उनकी बहुत कुर्बत थी जो क्रिस्टीन लगार्ड थी, यानी फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा, लेकिन वो भी IMF की प्रेसिडेंट रही। और उस जमाने में यकीन करें वो सिर्फ टेलीफोन के ऊपर बातचीत हो जाती थी कि भाई थोड़ा सा हाथ पाकिस्तान पे हल्का रखो। तो उम्मीद ये होती है कि जो बैंकर जो हैं ये पब्लिक रिलेशनिंग अपनी इस्तेमाल करते हुए शायद IMF से वो पैकेज जिसकी उम्मीद है, अदरवाइज तो पाकिस्तान बजट तक जाता हुआ जो है वो लूला लंगड़ा, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो तो घसटता हुआ पहुंचेगा, ठीक है ना। हमें तो थोड़ा सा हम एक ब्रेक लेना है, वापस आते हैं, गुफ्तगू को फिर कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस नई काबीना की। पाकिस्तान अगर एक केक है, मुझे भी जहन में आ रहा था, तो वो केक पीपल्स पार्टी नून लीग ने उसके टुकड़े वगड़े कर लिए हैं। फिलहाल वो इंजॉय करेंगे। एक पार्टी हो रही है, तीन टुकड़े, चले 3 टुकड़े। तो ये सब तो हो गया, जो सेटिंग होनी थी वो हो गई। सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस हैं वो ये कब तक इसको चला पाएंगे, ये सेटअप कब तक चलेगा। आमिर गौरी हमारे साथ हैं, वो इन मामलात पर नज़र रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं। आमिर, यही सवाल है, हर कोई दावतों में भी एक दूसरे से कर रहा है कि भाई ये मामला कब तक चलेगा। अभी तक तो बहुत अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है हर तरफ से, सिवाय कैदी नंबर 804 के। बाकी सब लोग जो है वो हंसी खुशी से इस हाइब्रिड निज़ाम को लेके चलना चाह रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? सर देखें, थियरी के अंदर तो जिस तरह आपने कहा ना, उस वक्त तो ये आइडियल सिचुएशन है कि पाकिस्तान की जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि वो कैबिनेट की पोजीशंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी सारी ले ली, इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंसी। आज़ाद जरदारी साहब ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सारा मामला शायद बहुत आगे तक गया तो ये बजट तक जाएगा।
उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो बाज़ पोजीशंस जो हैं कैबिनेट के अंदर ले। लेकिन चूंकि जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि इन दोनों पार्टीज़ की इस हुकूमत को बैकिंग हासिल है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका पहले असर नफूज होता था वो बड़ा कमज़ोर हुआ है। MKM ने साफ कह दिया कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके मिनिस्टर जो है वो ले लिए इन्होंने। तो टेक्निकली तो कोई चैलेंज नज़र नहीं आता। जिस कैदी का आप जिक्र कर रहे हैं, जब तक वो कैद में रहेगा उस वक्त तक तो वो चैलेंज नहीं है, इसलिए कि उसकी पार्टी के जो इस वक्त लीडरशिप नज़र आती है हमें यहाँ इस्लामाबाद में या KP में जहाँ वो हुकूमत बनाएंगे, उनके अंदर तो मुझे इस तरह लगता है कोई स्किल सेट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पिछले वाले लोग थे जिनको इलेक्टेड करके दिया गया था इमरान खान साहब को, तो वो तो सारे पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो जो चैलेंज है वो इस हुकूमत का वो है जो उसने खुद कहा है कि देखें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त इकॉनमी है, ठीक है ना। और इकॉनमी में भी जो शहबाज साहब की आज की बात थी, जब उन्होंने बात की जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था कैबिनेट का, तो वो फिक्रा बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम जो है ना वो कारोबार करना नहीं है, बल्कि जो निजी शोबा है उसको सहूलतें देना है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जी अगर फर्ज किया ये दोनों लोग जो हैं एक दूसरे की टांग नहीं खींचते और तंग नहीं करते, जो मेरा ख्याल है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इनका जो स्किल सेट है जिसको बहुत बेचा जाता है आमतौर पे कि जो मुस्लिम लीग नून जो है वो आमतौर पे अर्बन मनीड क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इकॉनमी जो है चलाने की सलाहियत इनके अंदर बाकी पार्टी से शायद ज़्यादा है। तो अर्ली स्टेज है, पैसे इनके पास है नहीं, टीम इनकी टूटी हुई है, और जो प्रेशर्स इन पे पड़ेंगे हर तरफ से, उसमें मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है ना वो शायद इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो कोई ना हो, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है टू डिलीवर एक ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान के अंदर जिसको हम आमतौर पे सिस्टम कहते हैं ना, सिस्टम बेशक इन्हें सपोर्ट कर रहा हो, मुझे इस तरह लगता है शाहजेब कि स्ट्रीट इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। बिल्कुल। और ये जो स्ट्रीट का जो प्रेशर है ना, दैट वो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए भी और रावलपिंडी के लिए भी, कि क्या कल को खुदा ना करे कोई चीज दोबारा होती है, क्योंकि परेशानी यहाँ बेपनाह है 9 मई को लेके, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी चीज ट्रिगर हो जाती है जिसके अंदर कैदी नंबर जो 804 है उसका रोल कोई ना हो, लेकिन उसके जो सपोर्टर्स हैं और उसके जो लवर्स हैं और उसके जो वोटर्स हैं ये समझते हैं कि उनसे इलेक्शन छीना गया है, वो अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं जहां पर चैलेंज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का बन जाता है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें फजलुर रहमान साहब एक्टिव हो सकते हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब पे तो जिन्होंने नजर रखी हुई है उन्होंने उनको अबेंडन किया है शायद। फजलुर रहमान साहब ने भी नजर रखी हुई है। हाँ, वो फजलुर रहमान साहब तो हमेशा ये नजर रखते थे, और मेरा ख्याल वो अपनी जो है ना जिसको हम कहते थे कि उनको एक आदत है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ही लव्ड पंचिंग अबव हिज वेट तो उनका काफ़ी है, मैं कहना नहीं चाहता, आई एम सॉरी, लेकिन वो शायद एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा थी और उनको ये पता था कि वो KP से हारेंगे, इसलिए उन्होंने जाके बलूचिस्तान की एक बिल्कुल दूर दराज इलाके से इलेक्शन लड़ा और वहाँ से जीते। अब उनको लगता ये है कि भाई जितने मतलब मेरे ख़ानदान के मेंबर ही सियासत में हैं उन्हीं को आमतौर पर पोजीशंस मिलती थी, अब वो भी नहीं मिली, तो मैं अब मुँह क्या दिखाऊंगा अपने लाखों उनके सपोर्टर्स हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ये कहना कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, उन्होंने कहा भाई सड़कों पे तो आप आएंगे लेकिन मांगेंगे क्या और किससे मांगेंगे? आप तो सारा वक्त नून के साथ बैठते रहते थे, आप तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठते रहते थे, आप तो तारीफें करते थे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, तो अब उनके खिलाफ जो है आप जो जलसा जुलूस करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे? ओके आमिर, एक छोटा सा सवाल जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, आपने इकॉनमी की बात की, प्राइवेटाइजेशन की तरफ इशारा किया, एक जहन में सवाल ये आता है कि PI की प्राइवेटाइजेशन पे बहुत बात हुई है, सबसे पहला हो सकता है कि यही हो, पीपल्स पार्टी इस दफ़ा मान जाएगी? देखिए इसमें मेरा बिल्कुल जो है ना पॉइंट वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं बड़े शुरू से PIT की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ रहा हूँ और मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत में इतना थोड़ा सा दम होता कि वो पाकिस्तान की जो ओपन स्काइज पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा सा अगर रिफॉर्म कर देती, तो आप ये देखें पाकिस्तान के अंदर नाम लिए बगैर कि पाकिस्तान के अंदर जितनी फ़्लाइट्स आती हैं इस वक्त मिडल ईस्ट से, यानी 4 जो बड़ी मिडल ईस्टर्न फ़्लाइट्स हैं वो अरबों को तो लेकर नहीं आ रही हैं पाकिस्तान में, यानी 90 फ्लाइट्स हैं एक हफ्ते के अंदर। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है और रियासत ने भी कि ये करना है, पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा डालेगी?
मेरा अपना ख्याल है कि देखें, पीपल्स पार्टी की जो है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कराची के अंदर वो आम तौर पे जो वर्कर्स और इस तरह की चीज़ें हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अपोज किया मुस्लिम लीग माजी में तो अपोज किया, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो अपोज किया उसको। मुझे लगता है कि इस दफ़ा भी जो है ना, ये मामला जो है इतनी आसानी से हल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक आते जाते खबर बता दो जी, आरिफ अलवी साहब आपको पता है आज़ाद हो चुके हैं जी, बिल्कुल उनके बोझ उतर गया है। तो उन्होंने जो है वो कराची आते ही मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। मैंने कैदी नंबर 804 को मना किया था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा ना दें और KBB असम्बली भी ना तोड़ें और काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी ना भेजें, लेकिन ये साबिक़ हुकूमत की गलती थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें अवामी मैंडेट तस्लीम करें वरना मुल्क कमज़ोर हो रहा है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, असद तूर की। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक हमें इज़हार आज़ादी भी है, आज़ादी इज़हार प्रेस सब कुछ है, लेकिन बारहा हमारे कुछ इदारे जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें बदनाम किया जा रहा है और कार्रवाई होनी चाहिए। डेफेमेशन के हवाले से हमने देखा है कि कई सहाफ़ियों को पहले निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक इल्ज़ाम ये लगा कि अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुबैना मुहिम चल रही है जिसमें कुछ सहाफ़ी इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद एक JIT बनाई गई, उसमें इंटेलिजेंस के लोगों को भी रखा गया। उसके बाद हमने देखा कि यूट्यूबर असद तूर को FIA ने नोटिस भेजे, उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें हिरासत में होते हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, उनका बार बार रिमांड एक्सटेंड होता रहा और ये जो FIA के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उनसे उनके सोर्सेस पूछ रहे हैं, उनका फ़ोन, उनके लैपटॉप वगैरह उनसे मांग रहे हैं मुसलसल। तो ये सब कार्रवाई जो है ये हुई है साइबर कवानीन के तहत। पीका का कानून जो नवाज शरीफ साहब के दौर में पास हुआ था, इसे काफ़ी लोग काला कानून कहते हैं। और जो FIR रजिस्टर हुई उसमें फिर अदलिया के ख़िलाफ़ किसी मुहिम का कहीं जिक्र नहीं था। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ऑफिशियल से पूछा कि आप इल्ज़ाम एक लगाते हैं, उठाते दूसरे में हैं और फिर कोई वजह भी नहीं बताते, तो इससे तो इस पूरे एक्शन से अदलिया भी जो है वो बदनाम हो रही है। मज़ीद वहाँ पे क्या हुआ समाअत के दौरान, हमारे रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद वहाँ पे मौजूद थे, वो इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला ज़रा बताइएगा कि ये मामला जो था ये ओवरऑल सहाफ़ियों के बारे में था जो FIA के निशाने पर हैं और फिर असद तूर का भी उसमें जिक्र आया। जी बिल्कुल, जो FIA ने नोटिस किए थे सहाफ़ियों को, उस पर आज ये समाअत थी। 3 रुकते बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। और आज हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा इंतहाई बरहमी में नज़र आए, न सिर्फ IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब पर बल्कि इसके साथ साथ FIA एहलकारों के ऊपर भी वो बरहम नज़र आए। उन्होंने IG इस्लामाबाद से पूछा कि मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, एक सहाफ़ी को जो है वो गोलियाँ मारी गई, उस वाक़े की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने 4 साल गुजरने के बावजूद अब तक जो मुलजिमान हैं उसको गिरफ़्तार नहीं किया, जिस पर IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने कहा कि वक्त चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए। IG इस्लामाबाद कोई तसल्लीबख्श जवाब जो है वो नहीं दे सके इस केस में। फिर उस आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि क्यों न इस IG इस्लामाबाद को हटाया जाए क्योंकि इसकी कारकर्दगी तसल्लीबख्श नहीं है। फिर चीफ जस्टिस साहब के इल्म में आया कि सहाफ़ी यूट्यूबर असद तूर को भी गिरफ़्तार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि असद तूर को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। तो उस पर उनको बताया गया कि उन पर अदलिया का वक़ार मजरूह करने का इल्ज़ाम है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि हमने और न रजिस्ट्रार ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने किसी को शिकायत की। उन्होंने FIA की सरजनिश करते हुए कहा
कि आपने एक सहाफ़ी को नोटिस जारी किया जिसमें अदलिया के वक़ार के बारे में जो जुर्म है उनका जिक्र किया है, लेकिन FIR में वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ना जो अफसरान सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनके ख़िलाफ़ FIR जो है वो करे। इसके साथ साथ इस समाअत में ये भी जिक्र आया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी JIT, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायजी से पूछा कि इस JIT में कौन थे, जिस पर उनको बताया गया कि इनमें पुलिस एहलकार और ISI के एहलकार भी थे, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि ISI के जो एहलकार है वो तो कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं हैं। अगर ISI के एहलकार जो है वो एक JIT में होंगे तो फिर पुलिस कैसे काम करेगी, फिर पुलिस तो उनके दबाव में आएगी। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे उन्होंने अदालत के सामने आज तस्लीम किया कि पीका कानून के तहत जो क्लास जो है वो असद तूर पे लगाए गए उनमें से बहुत ज़्यादा क्लास का उन पर इतलाक नहीं होता, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो है वो बरहम नजर आए। और इसके साथ साथ काजी फायजी साहब ने अच्छा, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है अब्दुल्ला, सिर्फ ये बताएं कि फाइनली अटॉर्नी जनरल ने क्या अश्योरेंस दी है कि वो इस मामले को देख रहे हैं, एक आध दिन में इसका कुछ वो निकालेंगे हल? समाअत 25 मार्च तक। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तो अदालत के सामने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे और एश्योरेंस दी है अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला, सॉरी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है आपका, फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।